हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। चूँकि हमारे भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर और हिंदी आलोचना पर आधारित भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत दोस्तों हमने बात की थी रस और रस विवेचन पर बात की थी, रस के तात्पर्य और रस के अवयव क्या क्या हैं और रस के भेद क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा प्रवक्ता का जो सिलेबस है हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रसों की अनुकूलता पर आधारित। ठीक है, तो रसों की अनुकूलता और प्रतिकूलता, साथ में इसके साधारणीकरण और गुण दोष विवेचन पर आधारित हम बात करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमारे 67 क्लासेस दोस्तों हो चुकी हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी क्लासेस को ज़रूर वॉच कीजिएगा, अपने नोट्स से तैयार कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिकूलता और साधारणीकरण, अनुकूलता, इस पर आधारित हमारा टॉपिक है। और रस के जो गुण दोष विवेचन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है रसों की परस्पर अनुकूलता, प्रतिकूलता तथा साधारणीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटे से उसके साथ कि रसों का परिचय क्या है, क्योंकि इससे पहले भी हम इसकी क्लासेस करा चुके हैं दोस्तों। तो रस जो होता है दोस्तों, काव्य का एक प्राण तत्व है। क्या है? काव्य का प्राण तत्व के तौर पर रस को जाना जाता है। जिस काव्य में रस नहीं होता, उस काव्य की जो है महत्ता कम हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके अंदर आनंद की अनुभूति नहीं आएगी, तो इट मीन्स आप उस काव्य को पढ़ना बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो रस के अंदर क्या होना चाहिए? काव्य का प्राण तत्व के तौर पे इसका भाव होना चाहिए। वाक्य के जो काव्य है उसकी जो व्याख्या होनी चाहिए वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और एक काव्य भाव के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, कि इसमें अनुभाव संचारी भावों का संयोग होना चाहिए। रस का अनुभव कराता है। रस शब्द संस्कृत के रस धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आनंद लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों रसों की अनुकूलता, परस्पर अनुकूलता, यानी कि कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ रसेस। ठीक है, अब अनुकूलता का अर्थ क्या है दोस्तों? दो या अधिक रसों का जब एक जैसा मेल, जिससे वो एक दूसरे के भाव को बढ़ाते हैं और घटाते ही नहीं है लेकिन। ठीक है, तो अनुकूलता का मतलब क्या है कि एक दूसरे प्रकार के रस से जो है मेल होता है, यानी कि तालमेल है, जिससे वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे के भाव को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वो रस की अनुकूलता कहलाती है। क्या कहलाती है? रस की अनुकूलता। जिन रसों का परस्पर मेल हो सकता है उनको क्या कहा जाता है? अनुकूल रस कहा जाता है। अब देखिए, ये आपको समझ में आएंगे उदाहरण के बेस पे। ठीक है ना? अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, तो आपस में आपको खुद ही पता चलेगा कि ये दोनों प्रकार के रस किस आधार पर आपस में मेल खाते हैं, यानी किस प्रकार से आपसी मेल इनमें होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों श्रृंगार और हास्य रस। अगर हम बात करें श्रृंगार रस और हास्य रस की, तो श्रृंगार रस जो है प्रेम भाव को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। और हास्य रस किसको रिप्रेजेंट करता है? हास्य रस एक जो है इसमें जो हास्य का उत्पन्न उत्पन्न आता है हास्य रस में। तो इससे क्या हो जाता है कि श्रृंगार रस और हास्य रस ये एक दूसरे का जो है क्या कर देते हैं, ये एक दूसरे के भाव को बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो आप प्रेम भाव और हास्य भाव एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? इसके अलावा हम वीर रस और अद्भुत रस की बात करें दोस्तों, कि दोनों में उत्साह और विस्मय का संयोग होता है। ठीक है, अगर वीर रस में आता है तो उत्साह आता है, अद्भुत रस में क्या होता है? विस्मय का भाव आता है। तो ये दोनों आपस में संयोग करते हैं। ठीक है ना? तो वीर रस के साथ अद्भुत रस का भी एक संयोग है। और जब दो रसों में आपस में संयोग होता है, यानी कि मिलाप होता है, यानी कि हिसाब से मान के चलिए एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? अनुकूलता कह लेते हैं। तो रसों की यही परस्पर अनुकूलता कहलाती है। इसके अलावा जैसे करुण रस और शांत रस है दोस्तों। ठीक है ना? करुण रस के साथ कौन सा रस? शांत रस। देखिए, करुण रस और शांत रस का क्या है, ये क्या होते हैं? करुण रस में भी कहीं ना कहीं
करुणा का भाव होता है, दुख का भाव होता है, और शांत रस में भी शांति की अनुभूति होती है, ठीक है ना। तो दोनों स्थितियों में दुख की अनुभूति से वैराग्य और शांति उत्पन्न होती है। तो करुण और शांत रस भी आपस में कैसे रस कहलाते हैं? ये रस दोस्तों अनुकूल रस कहलाते हैं। अगर हम बात करें भयानक और विभत्स रस की, तो भय और घृणा एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, ये आपको पता है। यानी कि अगर जिसमें भय होगा तो उस जो भय की स्थिति होगी उसकी वजह से व्यक्ति जो है उस हो जाएगा नहीं। तो वहाँ पर कौन सा रस आ गया? विभत्स रस। विभत्स रस कैसे हुआ? क्योंकि वो उस चीज़ से घृणा करेगा, ठीक है नहीं। तो विभत्स रस में घृणा का भाव हो गया, भयानक रस में भय हो जाएगा। अगर किसी चीज़ से भय लगता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर आपको किसी चीज़ से भय लगता है तो आप उससे डरोगे, और उससे डरोगे तो उसकी ओर को घृणा करने लग जाओगे। तो विभत्स का भाव आ गया ना उसमें। तो यानी कि कहने का तात्पर्य दोस्तों, इनको समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो कौन अनुकूल रस कौन कौन से कहलाते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से अनुकूल रस हैं, तो भाई दो दो का आपको कॉम्बिनेशन तैयार है, तो आपको उसमें उसके भाव को समझना है कि भयानक रस और विभत्स रस आपस में अनुकूल रस हैं। क्यों हैं? क्योंकि भयानक रस का मतलब है जिसमें भय उत्पन्न होता है, विभत्स रस का मतलब जिसमें घृणा का भाव होता है। तो जब भय उत्पन्न होने से उसकी ओर घृणा उत्पन्न हो जाए तो भाई एक दूसरे का संयोग बन गया ना, भयानक रस और विभत्स रस। करुण और शांत रस, करुण का मतलब दुख होता है, ठीक है ना, किसी भी वजह। और शांत रस कब होता है? कि जब कोई व्यक्ति दुखी हो तब वो शांत है, या वो बाय नेचर शांत है। तो कहीं न कहीं उस काव्य के अंतर्गत भी अगर करुण यानी कि दुख का भाव आएगा तो श्रोता क्या होगा? उसको शांतिपूर्वक सुनेगा। और करुणा का होगा तो दुख का भाव व्यक्त होगा। तो ये इस प्रकार के रस दोस्तों अनुकूल रस कहलाते हैं। अब बात करते हैं रसों की प्रतिकूलता। तो इम्पैक्टिव जो है इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ रसेस, ठीक है। तो प्रतिकूलता का हम समझेंगे दोस्तों। दो रसों का ऐसा मेल जिसमें वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अब देखिए, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने वाली चीज़ें प्रतिकूलता कहलाती हैं। हालांकि ये भी काफ़ी हेल्पफुल हैं काव्य के अंतर्गत। देखिए जैसे आपका श्रृंगार रस और विभत्स रस है दोस्तों। अब श्रृंगार रस में किसका भाव है? प्रेम भाव है। विभत्स रस में क्या है? घृणा का भाव है। भाई जब आप किसी चीज़ से प्रेम करने लग जाओगे, कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी, तो आपका क्या होगा? घृणा का जो है उसमें कम हो जाएगी, है ना, घृणा का भाव कम हो जाएगा। तो श्रृंगार रस और विभत्स रस आपस में क्या हैं? ये प्रतिकूल रस हैं। अगर किसी चीज़ का आप श्रृंगार का भाव किसके उसके प्रति प्रेम हो रहा है तो घृणा तो हुई नहीं उसमें। तो यानी कि वहाँ पर श्रृंगार और विभत्स क्या हो गया आपस में? प्रतिकूल रस हो गए। इसके अलावा हम बात करें वीर और करुण रस, यानी कि उत्साह और विषाद एक दूसरे के विरोधी होते हैं। यानी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। और विषाद करुण रस में क्या है? विषाद का भाव उत्पन्न होता है, दुख का भाव उत्पन्न होता है। तो ये एक दूसरे से क्या है? विरोधी हैं। क्योंकि अगर कोई वीरता की बात करता है तो वहाँ पर दुख तो होगा ही नहीं ना, तो वहाँ उत्साह जगेगा, और उत्साह जगेगा तो करुणा कहाँ से आएगी? आएगी नहीं। तो इट मीन्स ये प्रतिकूल रस हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपका हास्य रस और रौद्र रस। अब रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हंसी है, हास्य हास है। तो इट मीन्स क्या है? अगर कोई व्यक्ति अगर हंस रहा है, मतलब किसी चीज़ को देखकर अगर खुश है, तो उसके अंदर दुख क्रोध तो आएगा ही नहीं, क्रोध का भाव नहीं होगा। तो हास्य रस का जो है, इनका हास्य रस और जो रौद्र रस है, इन दोनों का मेल संभव नहीं है, इसलिए प्रतिकूल रस हैं दोस्तों। शांत और रौद्र रस, अगर किसी के अंदर शांति का भाव है तो उसके अंतर्गत रौद्र रूप नहीं हो सकता, यानी कि क्रोध नहीं हो सकता। तो शांत और रौद्र रस भी ये इनमें स्थिरता है, एक दूसरे के क्या हैं? प्रतिकूल हैं दोस्तों, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों साधारणीकरण, ठीक है। तो साधारणीकरण क्या है? कि रस अनुभव की यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, साधारणीकरण की। अगर आप किसी भी रस के को अनुभव करेंगे तो उसको अनुभव करने के लिए आपके अंदर साधारणीकरण की स्थिति होनी चाहिए। जब कवि द्वारा व्यक्त भाव पाठक या दर्शक की व्यक्तिगत न रहकर सामान्य हो जाता है तो हर व्यक्ति उससे अनुभव कर सकता है, तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको साधारणीकरण कहते हैं। यानी कि ऐसा भाव
जो किसी भी दर्शक या पाठक के अंदर, यानी कि जो जो उस काव्य को पढ़ रहा है या उस काव्य के जो है दृश्यों को देख रहा है, काव्य से संबंधित दृश्य को देख रहा है, अगर वो उस चीज़ को देख के सभी के साथ एक जैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो जब दुख का भाव है तो सब में दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, सुन श्रोता में भी, पाठक में, पढ़ने वाले में भी। अगर दुख का भाव है तो दुखी हो रहा है, रौद्र रूप हो रहा है तो रौद्र रूप सभी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को, इसको साधारणीकरण कहा जाता है, ठीक है, सब एक जैसा अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को साधारणीकरण कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि साधारणीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। कवि अपने निजी भाव को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। पहली बात तो ये है कि उसके अंदर, कवि के अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है उसको क्या करेगा, वो काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना, काव्य के माध्यम से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। उसके अलावा श्रोता या पाठक उन भावों को अपने अनुभव से जोड़कर अनुभव करता है, ठीक है ना, जो स्थितियाँ होती हैं उनको, उन भावों को क्या कर देता है, अनुभव करता है, और अपने अनुभव से जोड़कर जो है काव्य के रूप में उसको पिरो देता है, ठीक है, तो ये साधारणीकरण कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो परिणाम स्वरूप भाव व्यक्तिगत न रहकर क्या हो जाता है, फिर सार्वभौमिक हो जाता है। अगर श्रोता या पाठक उन भावों को अपने अनुभव से जोड़कर अनुभव करने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को, ये केवल व्यक्तिगत नहीं रहती है, फिर ये क्या हो जाती है दोस्तों, सार्वभौमिक हो जाती है। यानी कि सुनने वाला और पढ़ने वाला जब उस भाव को, जो कवि ने कहा है, कवि के जो निजी भाव हैं, अगर उनको सभी लोग उसी प्रकार से अनुभव कर पा रहे हैं जैसे कवि ने किया था, तो इट मीन्स इससे क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये जो भाव है वो व्यक्तिगत नहीं रहा, फिर वो कैसा भाव हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सार्वभौमिक हो जाएगा, ठीक है ना, सभी के साथ एक जैसा भाव उत्पन्न हो रहा है। अब अगर जो नायक है दोस्तों, अगर वो विरह देखने पर दर्शक विरह, स्वयं विरही ना होकर भी उस पीड़ा का रसास्वाद करता है, यही साधारणीकरण है। यानी कि अगर कहीं पर विरह की स्थिति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो दर्शक है वो केवल विरह को देख नहीं रहा, बल्कि खुद के अंदर भी विरह का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वो उस रस का रसास्वादन कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, साधारणीकरण इसको कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों रस के अनुकूलता। तो अनुकूल रस कौन कौन है, हमने बताया कि जिसमें एक रस जो है दूसरे रस को अपने भाव को व्यक्त करने में हेल्प करता है, मदद करता है, उसको हम अनुकूल रस कहते हैं। प्रतिकूल रस कौन से होते हैं, जो जिसमें एक रस के उत्पन्न होने से दूसरे रस की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है, जैसे हास्य रस के साथ रौद्र रस, ठीक है दोस्तों, हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि हास्य रस के साथ रौद्र रस का कोई भाव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी जो है काव्य रचनाकार के द्वारा अगर किसी काव्य के अंतर्गत अगर हास्य की स्थिति पैदा की गई है, तो उस समय जो श्रोता है उसको क्रोध नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये प्रतिकूल रस हैं, ठीक है, हास्य रस और रौद्र रस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं, ठीक है, तो ये चीज़। अब साधारणीकरण में क्या होता है कि सार्वभौमिक अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसको हम साधारणीकरण कहते हैं, यानी कि काव्य के अंतर्गत जो भाव व्यक्त किया गया है, अगर वो सभी पर लागू हो रही है, जो उस काव्य को पढ़ रहा हो, सभी के रिएक्शंस सेम प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं साधारणीकरण, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम इस पर रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न के माध्यम से भी प्रिपरेशन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के प्रिपरेशन लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न की। सबसे पहला है, रस का अर्थ क्या है। तो रस का अर्थ क्या है ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था दोस्तों, आपको आसानी से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रस का अर्थ क्या होता है। रस का मतलब होता है दोस्तों आनंद। क्या होता है, आनंद महसूस होना, आनंद का अनुभव करना, तो रस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप अपने आप को भी टेस्ट कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, रस शब्द किस धातु से बना है। तो रस जो शब्द है दोस्तों किस धातु से बना है, वो रस शब्द धातु से बना है। यानी कि आप देख सकते हैं रॉ के नीचे सौ, रॉ के साथ सौ, सौ के नीचे हलंत,
ठीक है। तो ये रस धातु जो बना है, किस धातु से बना है? रस धातु से बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रस को काव्य का क्या कहा गया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रस को काव्य का क्या कहा गया है? शरीर, प्राण, अंग या रूप। तो रस को काव्य का क्या कहा गया है दोस्तों? रस को कहा गया है काव्य का प्राण। काव्य के प्राण के तौर पर रस को जाना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, श्रृंगार और हास्य रस में कैसा संबंध है? तो श्रृंगार रस और हास्य रस में कैसा संबंध है? प्रतिकूल, बिल्कुल गलत। श्रृंगार रस में दोस्तों प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, और हास्य रस में क्या होता है? हास्य रस में हास यानी कि सुख महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। तो श्रृंगार रस में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है और हास्य रस में खुशी हो रही है। तो इनमें से ये क्या बन गया? ये आपस में अनुकूल रस हैं। कैसे रस हैं दोस्तों? अनुकूल रस। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, वीर और अद्भुत रसों का संबंध कैसा है? तो वीर रस और अद्भुत रस का जो संबंध है दोस्तों, वीर रस के साथ जो है वीरता का भाव, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। और अद्भुत रस में कैसा है दोस्तों? इसमें भी अद्भुत जो है भाव उत्पन्न होता है। तो इनमें से इसके बीच क्या हो जाएगा? ये किस प्रकार के रस हैं? ये हैं अनुकूल रस। कैसे रस हैं दोस्तों? अनुकूल रस होते हैं। वीर रस और अद्भुत रसों का जो संबंध होता है वो अनुकूल संबंध होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करुण रस और शांत रसों का संबंध कैसा है? अब जो करुण रस है दोस्तों, करुण रस में क्या होता है? दुख, है ना। और शांत रस में भी दुख का ही भाव उत्पन्न होता है। तो ये दोनों रस कैसे हैं? इन दोनों प्रकार के रसों में अनुकूलता का भाव, यानी कि करुण रस और शांत रस दोस्तों एक दूसरे के काव्य रचना में क्या होते हैं? ये दोनों रस एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो करुण रस और शांत रस का संबंध कैसा है? ये अनुकूल संबंध है। ठीक है। तो अनुकूल संबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, श्रृंगार और विभत्स रस किस प्रकार के रस हैं? तो श्रृंगार रस और विभत्स रस में क्या है? श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस में क्या होता है? प्रेम का भाव उत्पन्न होता है दोस्तों। और विभत्स रस क्या है? ये तो बिल्कुल जो है वात्सल्य, इसके अंतर्गत भाव उत्पन्न होता है। तो इनमें से क्या है? ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। और जहाँ पर प्रेम का भाव उत्पन्न होगा तो वहाँ पर दुख कहाँ से होगा? ठीक है ना। तो ये जो है बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ही नहीं है। तो ऐसे प्रकार के रस क्या कहलाते हैं? प्रतिकूल रस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रतिकूल रस हैं श्रृंगार रस और विभत्स रस। क्योंकि विभत्स रस में क्या होता है दोस्तों? जुगुप्सा। ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होती है। तो श्रृंगार रस में क्या होता है? प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। तो इनमें से विपरीत अपने आप ही हो गए। अगला प्रश्न है, हास्य और रौद्र रसों का मेल किस प्रकार का है? तो हास्य रस और रौद्र रसों का मेल किस प्रकार का है? ऑप्शन है अनुकूल, प्रतिकूल, समान या उदासीन। तो हास्य और रौद्र रसों का जो मेल है दोस्तों वह है प्रतिकूल। कैसा है? ये दोनों रस आपस में प्रतिकूल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, साधारणीकरण का क्या अर्थ है? तो साधारणीकरण क्या है दोस्तों? जैसे भाव का सामान्यीकरण, भाव का नाश, भाव का व्यक्तिगत होना, भाव का गुप्त होना। तो देखिए भाव का नाश होना बिल्कुल गलत है दोस्तों। व्यक्तिगत भाव उत्पन्न हो तो उसको साधारणीकरण नहीं कहते हैं। भाव का गुप्त होना तो बिल्कुल भी साधारणीकरण के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। अगर हम बात करें साधारणीकरण की, तो साधारणीकरण दोस्तों भाव का सामान्यीकरण है। यानी कि ऐसा भाव जो सभी में समानता प्रकट करे उसको हम साधारणीकरण कहते हैं। यानी कि कवि अगर किसी काव्य को जो है लिखता है और वो ऐसा भाव उसके अंतर्गत रखता है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा पढ़ने पर और बहुत सारे व्यक्तियों के साथ पढ़ने पर सभी व्यक्तियों के अंतर्गत एक जैसा भाव उत्पन्न कर दे, तो उसको हम कहते हैं साधारणीकरण। यानी कि सभी के लिए सामान्यीकरण करना, इस यही साधारणीकरण का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस की अनुभूति किस प्रक्रिया से होती है? अब जो रस की अनुभूति है, ये रस आपको महसूस किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? संयोग, साधारणीकरण, परिवर्तन या विशेषीकरण। तो रस की जो अनुभूति है दोस्तों वो होती है साधारणीकरण के द्वारा। ठीक है। तो साधारणीकरण के द्वारा रस की अनुभूति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रस के बिना काव्य को क्या कहा गया है। अब रस, अगर किसी काव्य में रस नहीं है तो ऐसे काव्य को क्या कहेंगे। कॉमन सी बात है दोस्तों, ऐसे काव्य को क्या कहा जाएगा, निरस कहा जाएगा। यानी कि निरसता का भाव, जिसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं आ रही, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। जब किसी काव्य को पढ़ने में आपको अगर आनंद की अनुभूति नहीं होएगी तो आप उसको पढ़ोगे ही क्यों। तो ऐसे काव्य को क्या कहा जाएगा, निरस काव्य कहा जाएगा। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं काव्य के अंतर्गत जिनमें जो निरस होती हैं, इसलिए वो काव्य रचनाओं का ज़्यादा मेल जो है समाज में नहीं हो पाता है, और समाज के लोग उसको ज़्यादा नहीं अध्ययन करते हैं, उस काव्य को पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है ना। तो रस के बिना काव्य को क्या कहा जाता है, निरस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, नीरस कहा जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, वीर और करुण रस कैसे हैं। अब जो वीर रस और करुण रस है, किस प्रकार के रस हैं। ऑप्शन ए है समान, अनुकूल, प्रतिकूल या सौम्य। तो वीर रस और करुण रस दोस्तों ये आपस में बिल्कुल प्रतिकूल हैं। क्यों हैं, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और करुण रस का स्थायी भाव दुख होता है। तो अगर जहाँ पर उत्साह है, वीरता का भाव जिसमें आ रहा है, तो उसमें दुख तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसी स्थिति है कि वीरता के साथ 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 अंत में स्थिति ऐसी हो सकती है कि उसमें दुख उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें काव्य के दृष्टिकोण से, तो उत्साह के साथ दुख नहीं हो सकता। तो इसलिए ये प्रतिकूल रस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भयानक और विभत्स रस कैसे रस हैं। भयानक रस और विभत्स रस दोस्तों दोनों में भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, और विभत्स रस में घृणा हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों में आपस में क्या है, अनुकूलता होती है। क्या होती है, दोनों में अनुकूलता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भयानक रस और विभत्स रस कैसे रस हैं, अनुकूल रस हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शांत और रौद्र रसों का संबंध है। तो जो शांत रस है और रौद्र रस है, इनका संबंध किससे है दोस्तों, अनुकूल, प्रतिकूल, सौम्य या हास्यपूर्ण। तो शांत रस और रौद्र रस का जो रिलेशन है वह है प्रतिकूल। कैसा है, प्रतिकूल है शांत रस और रौद्र रस का संबंध। क्योंकि शांत रस में क्या होता है कि शांत का भाव उत्पन्न हो रहा है, शांति का भाव उत्पन्न हो रहा है। रौद्र रस में क्या हो रहा है, क्रोध आ रहा है। तो जो व्यक्ति शांत है, जिस काव्य के अंतर्गत शांत रस के अनुभूति हो रही है, तो उसमें क्रोध आने का तो मतलब ही नहीं है। तो इट मीन्स ये कैसे रस हैं, प्रतिकूल रस हैं। तो दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेगा जो आपके रसों के बीच संबंध की बात कहेगा, क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत ये रखा गया है। तो इट मीन्स यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इसके नोट्स तैयार कर लें और रसों के कंपेयर में अनुकूलता और प्रतिकूलता का टेबल अपने जो है बना लें। ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रस की उत्पत्ति किन से होती है। अब रस की उत्पत्ति किन से होती है भाई, रस के मेन अवयव क्या क्या हैं, जो रस के एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो क्या क्या हैं। शब्द और अर्थ से, बिल्कुल नहीं भाई। शब्द और अर्थ तो किसी शब्द और अर्थ से कोई रस की उत्पत्ति नहीं होती है। रस आस्वादन कैसे होगा दोस्तों, आनंद की अनुभूति कब होगी, जब उसके अंदर क्या होगा, स्थायी भाव होगा, अनुभाव होगा, संचारी भाव होगा। तो ये जो भाव व्यक्त होते हैं दोस्तों, इन भावों से व्यक्ति के अंतर्गत जो श्रोता होते हैं, उनके अंदर जो है उस काव्य को जानने की इच्छा जागृत होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस का मुख्य आधार क्या है। अगर हम रस की बात करें तो रस का मुख्य आधार क्या है, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव या शब्द। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों चीज़ आ गई, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव। हम बात कर रहे थे कि रस की उत्पत्ति किन से हुई है, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव से हुई है। लेकिन अगर मुख्य आधार बात करें तो सबसे पहला मुख्य जो आधार है वह है स्थायी भाव। तो रस का जो मुख्य आधार होता है वो स्थायी भाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण की प्रक्रिया को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो साधारणीकरण यानी कि सार्वभौमिकरण की जो प्रक्रिया थी दोस्तों, उसका सबसे पहले प्रतिपादन किए किसने किया था, ये पूछा गया है। आचार्य भामह, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त या मम्मट। तो साधारणीकरण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसका प्रतिपादन किया था अभिनव गुप्त ने। तो अभिनव गुप्त ने ये किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है रस और भाव का संबंध कैसा है। अगर हम रस और भाव की बात करें रिलेशन की, तो रस और भाव का जो संबंध है दोस्तों वो कारण और कार्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? कारण और कार्य पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। अब बात कर लेते हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? ऑप्शन है रति, क्रोध, भय या शोक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हर्ष, शोक, भय या आश्चर्य। तो करुण रस के अंतर्गत कौन सा स्थायी भाव होता है दोस्तों? वो होता है शोक, मतलब दुख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार हमारी जो हिंदी की क्लासेज हैं, ये हमारी क्लास 68 है। और क्लास 68 के साथ हम लगातार जो है अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार इसी प्रकार की क्लास का एक सुव्यवस्थित जो है आपको क्लास का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और साथ ही जैसे ही प्रवक्ता का सिलेबस यहाँ पर फाइनल क्लियर होता है, तो हम इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेबस तो यही होना है लगातार। ठीक है ना, तो आपका जो है मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस रखा गया था उसी को हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। उसी की लगातार हमारी क्लासेज आ रही हैं। तो इसलिए जो है चैनल पर बने रहें, लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट क्लासेस के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।